तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। हम लोग आज यहाँ पर हैं सीआरटी का तीसरा टेस्ट जो आज हुआ है, और इसके टॉपिक हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स वाला पेपर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंह सर को धन्यवाद देते हैं, जिनका सपना है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और a block mass m is resting on a smooth horizontal surface. एक ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसका मास m है, रेस्ट कर रहा है, रुका हुआ है, और उसके एक एंड को एक रोप से खींचा जाता है। यूनिफॉर्म रोप है, इसका मास m/3 है, और इस पर हम एक फोर्स F लगा करके इस ब्लॉक को खींच रहे हैं। और मिडिल पार्ट ऑफ द रोप, यहां पर हमें टेंशन निकालना है। तो करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यहां से स्प्लिट कर दीजिए और दो पोर्शन अलग अलग बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? एक पोर्शन ये बन गया भाई m, और ये आधी रस्सी का मास, तो m/6, और बेटा इसको इधर खींच रहा है टेंशन T। और दूसरा पोर्शन ये बन गया, ये रस्सी, ये भी आधा पोर्शन है, इसका भी मास m/6 होगा, और इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। पीछे से टेंशन T लगेगा और आगे से फोर्स F लगेगा, और एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे। तो अब यहां से लिखें, तो F माइनस T बराबर m/6 इंटू A, और यहां से अगर लिखें तो T इज इक्वल टू m प्लस m/6 इंटू A। तो ये दो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन बन गई, और इसको सॉल्व करके हम टेंशन निकाल सकते हैं। ये सबसे फंडामेंटल तरीका है एज ए शॉर्टकट। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी आपने पढ़ा होगा। शॉर्टकट ये है कि अगर हम इसको पूरा सिस्टम मान लें तो F बराबर m प्लस m/3 इंटू A, तो आपका एक्सेलरेशन एज आ जाएगा F अपॉन m प्लस m/3। और उसके बाद बेटा इसमें हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दें, तो T बराबर m प्लस m/6 और इंटू A की जगह रख देंगे F अपॉन m प्लस m/3। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7m/6, और ये F बनेगा, और ये बनेगा 4m, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, m से m कट जाएगा, तो 7 3 जा, तो यहाँ 3 से ये 2 काट दीजिए, तो 7/8 F आ जाएगा। तो वी विल गो विद आंसर नंबर 4। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे
यानी उन दोनों को जोड़ देंगे तो भी ए की वैल्यू यही निकलेगी, और ए की वैल्यू रख देंगे तो टेंशन निकल आएगा। तो बहुत ही सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ है और t बराबर 2 सेकंड पर हमें इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और ये अगर हम 2 सेकंड के बाद देखें तो स्लोप इसका 0 है, तो वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल मोमेंटम 0 हुआ। और इसका स्लोप देखें तो 4/2, तो इसका स्लोप 4/2 है, यानी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल मोमेंट हो गया, मास दिया गया है 0.1 इंटू 2, तो ये बना -0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड आंसर इसका आ जाएगा। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Forces F1, F2 and F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. तो एक पार्टिकल है कोई, और दो फोर्स लगे हुए हैं F2 और F3, और ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और साथ में पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी है। मतलब स्टेशनरी का मतलब वेलोसिटी 0 और नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0। तो जो मेरे पास फोर्स है वो F1 कैसा लगेगा, वो इन दोनों के रिजल्टेंट के अगेंस्ट लगेगा। ये F1 है, और F1 विल बैलेंस F2 एंड F3। ये पहली वाली जानकारी से मुझे पता चल रहा है। पार्टिकल F1, F2, F3 के इन्फ्लुएंस में रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है, और F2 एंड F3 परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब है F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3। अब कहते हैं कि अगर फोर्स F1 को रिमूव कर दिया जाए, तो पहले ये 3 फोर्सेस थे, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए विद माइनस साइन। F1 की वैल्यू F3 और F2 के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट है, और उस केस में आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 फोर्सेस लग रहे हैं और इनका रिजल्टेंट 0 है, तो F1 बराबर ये आ जाएगा। अब अगर हमारे पास खाली F1 हट जाए तो F2 प्लस F3 का एक्सेलरेशन मान लीजिए ये A मान लिया। अब देखिए F1 प्लस F2 की वैल्यू माइनस F1 के बराबर है, तो m इंटू ए, तो A बराबर हो जाएगा -F1 बटे m। यानी F1 को हटा देने पर इसका एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना कि अकेले फोर्स F1 देता, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे पास फर्स्ट वाला आंसर इसका आएगा। ठीक, चलिए ये लैडर का क्वेश्चन है। ये एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है, फ्रिक्शन नहीं है। A ladder weighing 250 Newton is placed
against a smooth vertical wall having coefficient of friction 0.3. तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वॉल तो स्मूथ है, डेफिनेटली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। वो लैडर और ये ऐसे लैडर को रख दे रहे हैं, लैडर और अर्थ के बीच में है, और लैडर का वेट 250 न्यूटन है। तो लैडर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इसको यूनिफॉर्म मानेंगे। तो लैडर के मिडिल पॉइंट से ये इसका वेट एक्ट करेगा लाइक दिस 250 न्यूटन, और यहाँ पर दीवार का नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, NW से इसको डिनोट करेंगे। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर एक्ट करेगा, अब कह रहे हैं कि और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, किस तरफ लगेगा आप देख सकते हैं। अगर आप देखें इसके अबाउट मोमेंट लें तो सीढ़ी इस तरह से स्लिप करेगी, इधर ये फ्रिक्शन लगेगा, और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ही ये हमें पता करना है। तो ये सीढ़ी इक्विलिब्रियम में है तो तीन चीजें लगेंगी। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस रहेंगे, सिग्मा हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर भी 0। तो इससे मेरे पास वॉल का नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के बराबर आएगा, और सिग्मा वर्टिकल फोर्सेस भी 0 रहेंगे। तो इससे फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन वेट यानी 250 के बराबर आएगा, और यहां का जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू एन के बराबर होगा, जो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 3.3। आप जानते हैं म्यू एस एन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास 250 आ गया है। तो ये 75 न्यूटन का, ये 75 मैंने लिखा है, 75 न्यूटन का ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट। तो देख लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन था, बस फोर्स बैलेंस करके निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, ये पुली सिस्टम है, पुली स्ट्रिंग सब आइडियल है, और 2-3 काम है हमारे पास। पहली बात तो यह है कि तीनों के मास बराबर दिए हैं, तो यहां से फोर्स लगेगा mg, और ऊपर लगेगा टेंशन, और यहां से फोर्स लगेगा m2g, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये m3g, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये n2 n3, और इधर दोनों पे फ्रिक्शन लगेंगे। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो एक्सेलरेशन ऑफ नेट मूविंग फोर्स, तो इन तीनों को एक सिस्टम मानते हैं। तो mg नीचे लग रहा है और -2 म्यू mg इसको अपोज कर रहा है, mg इधर खींच के ले जा रहा है, ये दोनों उधर लग रहे हैं। m2g m3g चूंकि तीनों मासेस बराबर हैं तो मैंने इसको mm मान लिया है। ये नेट फोर्स हो गया।
और टोटल मास है 3m। तो ये एक्सेलरेशन एक लाइन से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा g/3 1 - 2 म्यू, और ये m से m सब कैंसिल हो जाएगा। ये मूविंग फोर्स अपॉन मास मूव्ड एक लाइन से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसका आंसर कौन सा मिला भाई? इसका आंसर थर्ड वाला मुझे मिल रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वर्टिकल wedge of inclination theta. Acceleration should be given to wedge that block falls freely. तो इस पर आप फोर्स बना लीजिए। ये mg लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इसको इधर खींचा जा रहा है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा m × a, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है फॉल्स फ्रीली, यानी इसका नीचे का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास g है। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। पहली डायरेक्शन हम चूज करेंगे एक ये वर्टिकल वाली, एक हॉरिजॉन्टल वाली। तो अगर हम वर्टिकल वाली डायरेक्शन देखें, या फिर आप यहां पर इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो हम सारे फोर्सेस ऊपर की ओर लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, ये n cos थीटा हो जाएगा। ma का कोई कंपोनेंट ऊपर नहीं होगा, तो mg माइनस n cos थीटा बराबर mg, क्योंकि ये ब्लॉक फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन इसका g होगा नीचे की ओर। मैंने वर्टिकल की डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया, तो वर्टिकल फोर्स mg है, ऊपर की ओर n cos थीटा है और बराबर mg है, तो n cos थीटा बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब है n बराबर 0 है, क्योंकि थीटा तो 0 डेफिनेटली नहीं ही है। अब इसके बाद हमारे पास ये स्यूडो फोर्स का क्या रोल हुआ। नॉर्मल रिएक्शन 0 है, तो ma sin थीटा, इस डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन, ये कंस्ट्रेंट होता है, इस डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो अगर हमारे पास इस वेज का एक्सेलरेशन a है इधर, तो मेरे पास इधर वाला जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारे पास g डाउनवर्ड है, ये g डाउनवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g cos थीटा। यहां पर मैंने गलती करी है, ये एक्सेलरेशन e है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, नहीं हो जाएगा a sin थीटा इज इक्वल टू g cos थीटा। तो a बराबर g cot थीटा। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये बहुत ही एलिमेंट्री कंस्ट्रेंट है कि जैसे ये वेज है और ये ब्लॉक है, तो जब भी ये ब्लॉक अगर यहां पर है, तो बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन सेम होते हैं। ये वेज कंस्ट्रेंट कहलाता है।
यहाँ पर मुझसे ये कंपोनेंट करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, बात दूसरी थी। अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर है और कैसा भी मोशन हो रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। अब तुम्हें ये दिया हुआ है कि वेज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला वेज का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ए साइन थीटा, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन, चलो पेन दूसरा ले लेते हैं, ये इधर जी है, तो इधर का एक्सेलरेशन हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, तो ब्लॉक और प्लेन के बीच में गैपिंग आ जाएगी। तो अब इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, तो ए बराबर जी कॉट थीटा आ गया। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, 3 मासेस लटक रहे हैं और कह रहे हैं कि स्ट्रिंग अटैच टू द सपोर्ट, तो ये वाली स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, तो कहते हैं कि सिस्टम फॉल्स फ्रीली, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग 4 kg एंड 2 kg, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। अगर ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो नो टेंशन एट ऑल, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन जी है। तो चाहे जिसके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, इस पे mg लगेगा, ऊपर t लगेगा, एक्सेलरेशन g है, मतलब t 0 है, ये तीनों टेंशन 0 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही, एक ब्लॉक है, एक वॉल है, ये 2 kg का है और ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ऐसे, और टकरा के उसी स्पीड से वापस भी आ जाता है विद रिबाउंड्स विद सेम स्पीड। तो कहते हैं अगर कांटेक्ट टाइम 1/50 सेकेंड हो तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स निकल आएगा। इनिशियल मोमेंटम था मेरे पास 200, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, फाइनल मोमेंटम था -200, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इधर होगी, तो फोर्स ऑन ब्लॉक हो जाएगा -400 अपॉन 1/50। मैंने चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी फोर्स होता है। तो इसको ऊपर ले जाइए, 400 इंटू 50, तो 2 इंटू 10⁴ न्यूटन का फोर्स आ गया। माइनस साइन ये बता रहा है कि ब्लॉक पर फोर्स इस तरफ है और वॉल पर फोर्स इस तरफ होगा, तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में एक हमने अजम्पशन किया है कि ये टक्कर परपेंडिकुलरली हो रही है, क्योंकि टक्कर तो कैसे भी आ सकती है, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे भी जा सकती है, तो लेकिन ये सीधा रिबाउंड तभी करेगा जब नॉर्मल टक्कर होगी, तो मैंने कोलिजन को परपेंडिकुलर लिया है। 9 क्वेश्चन, ये फ्रिक्शन का है। एक ट्रक है, ये पहले ट्रक बना लेते हैं। ट्रक के पहिए बना दिए, ट्रक, और इस पर एक 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये ट्रक का एक्सेलरेशन है। The force of static friction acting on the block is, तो यहां पर अगर ये ब्लॉक इस पे लाई कर रहा है और मूव नहीं कर रहा है, तो बेटा इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा 1 इंटू ए यानी 5, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है 0.6
इंटू 1 × 10 यानी 6 न्यूटन का। तो चूंकि इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि ब्लॉक ट्रक के साथ साथ रहे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना लगे, तो जस्ट इसको बराबर इधर फ्रिक्शन 5 न्यूटन का इस पे लग जाएगा। अगर आप ट्रक का एक्सेलरेशन और दे दोगे, 6 दे दोगे तो ये 6 का लगेगा, 2 दे दोगे तो 2 का लगेगा। अगर तुम 6 से ज्यादा का दे दोगे तो ये स्यूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तब फ्रिक्शन मैक्सिमम 6 लग सकता है, तब ये ब्लॉक पीछे की ओर स्लाइड करने लगेगा। ये इस क्वेश्चन की फिलॉसफी है। फाइंड द कांटेक्ट फोर्स ऑन द 1 kg ब्लॉक। तो मेरे पास ये 1 kg ब्लॉक है, तो कांटेक्ट फोर्स में देखिए ये mg है, तो mg इसका मतलब है ये 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। अब यहाँ पे दो कांटेक्ट फोर्स हैं, mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा mg cos थीटा यानी 10 × cos थीटा, और cos 37 होता है 4/5, ये थीटा है, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन का, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा 6 न्यूटन का। अब चूंकि ब्लॉक इस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा 8 न्यूटन का, और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास 0.5 है, तो 0.5 × 8 न्यूटन, तो ये मैक्सिमम 4 न्यूटन का लग सकता है, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन का लगेगा। म्यू mg, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अब टोटल कांटेक्ट फोर्स 2 हो गए, पैरेलल डायरेक्शन में फ्रिक्शन यानी 4 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8। तो मेरे पास कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेंट, एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 64 और प्लस 16 आ गया, तो 80 आ गया, 80। तो ये 4√5 आ रहा है, मैंने इसको 16 × 5 लिख दिया, तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। कांटेक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, कांटेक्ट की वजह से तो दोनों है, पैरेलल डायरेक्शन में फ्रिक्शन है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा। अगर आप आंसर 8 सोच रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। रॉकेट इंजन लिफ्ट्स ए रॉकेट फ्रॉम द एयर सरफेस because hot gases with high velocity heat up the air नहीं है, push react against the rocket and push it up। तो 11 का थर्ड आंसर सबसे सही है। ये जो गैस की एग्जॉस्ट स्पीड होती है ये रॉकेट को ऊपर पुश करती है, और ये पुशिंग फोर्स कितना होता है, रेट dm/dt, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस जेट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Force on a rocket moving with a velocity 300 meter per second is 210. Then the rate of combustion of fuel will be। तो रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल ये पिछली बार जो फॉर्मूला बताया था उसी पे आ गया, तो dm/dt इंटू 300 इज इक्वल टू 210 हो गया,
तो dm/dt इज इक्वल टू 210/300। तो एक जीरो काट दीजिए, 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हो गया। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही इस क्वेश्चन में कहा गया है। ये गैसेस का फोर्स है ऊपर की ओर, इट इज नॉट द नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13। अब कहते हैं कि वैल्यू ऑफ इम्पल्स इंपोर्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल विल बी। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम इधर है, m इंटू वी है, फाइनल मोमेंटम मेरे पास इधर है, ये m इंटू वी है, और इनके बीच का एंगल भी 60 ही हो जाएगा, 60 60 और ये 60। और चूंकि चेंज निकालना है मतलब माइनस करना है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 2mv साइन 30 कर देंगे, तो आंसर साइन 30 1/2 होता है, तो ये mv हो जाएगा। सेकेंड आंसर आ गया, सेकेंड आंसर। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, 2mv cos 30 नहीं करेंगे, 2mv cos θ/2 नहीं करेंगे, 2mv sin 30 करेंगे। अगर दो इक्वल वेक्टर हो और इनका डिफरेंस निकालना हो वेक्टर, तो ट्वाइस द फोर्स या ट्वाइस द वेक्टर साइन ऑफ θ/2 करते हैं। तो mv 60 है, तो 2mv साइन 60/2 यानी 30। एक लाइन का क्वेश्चन था ये। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और एंगल थीटा है ये। कैन बी केप्ट स्टेशनरी रिलेटिव टू इंक्लाइन बाय गिविंग ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टू द इंक्लाइन प्लेन। तो इसको हमें रेस्ट में रखना है। तो देखिए फोर्स कौन कौन से लगेंगे। ये mg है, इसका कंपोनेंट इधर mg cos थीटा हो जाएगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इधर लगेगा mg sin थीटा। और अगर रेस्ट करना चाहिए तो मेरे पास इधर कुछ फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए जो कि इसको रेस्ट में रख सके। अब अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरे पास फोर्स चाहिए वो निकालने का तरीका ऐसे करेंगे। आंसर आपको पता है g tan थीटा है। मैं आपको एक लॉजिकल फीलिंग दे रहा हूं कि यहाँ पे अगर स्मूथ प्लेन पर इसको रखना है तो इधर कोई फोर्स चाहिए, दिस इज नॉट फ्रिक्शन, वी रिक्वायर सम फोर्स टू कीप इट स्टेशनरी ऑन दिस। तो ऐसे तो मिल नहीं रहा है, तो अब हम इंक्लाइन प्लेन को दो तरीके से चलाते हैं। अगर इधर चलाएंगे तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, तो उसके कंपोनेंट हमारे पास ऐसे और ऐसे होंगे, तो हमें इधर चलाना पड़ेगा। तो जब इधर चलाएंगे तो इधर मेरे पास एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा ma, और अब ma के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg cos थीटा और प्लस ma sin थीटा, और इधर वाला फोर्स ma cos थीटा हो जाएगा, और ये दोनों बैलेंस करेंगे। तो ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो हमारे पास m से m कट गया, a बराबर g tan थीटा। ये इसकी फिलॉसफी थी। अब इसको आप अपने रटने वाले तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे क्लास में बताया गया होगा। कह दिया ये ब्लॉक है m और मैं इसको इधर a एक्सेलरेशन से चला रहा हूं, तो हमारे पास ये फोर्स mg लगेगा,
इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इधर एक स्यूडो फोर्स Ma लगेगा, फिर फोर्स बैलेंस करके A की वैल्यू जी tan थीटा आ जाएगी। लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि अगर इसको रखना है तो आप इधर ही क्यों चलाओगे, इधर क्यों नहीं दे सकते भाई एक्सेलरेशन, इधर भी दे सकते हैं। तो इधर इसलिए देंगे, वो लॉजिक मैंने समझाने की कोशिश करी, अदरवाइज ये रिजल्ट सबका जाना पहचाना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन, ये निकालना है, यहां पर टेंशन निकालना है। तो बड़े ही आराम से हम लोग पहले क्या करेंगे, ये पोर्शन नीचे जाएगा A से, ये ऊपर जाएगा, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। तो टोटल मास इधर है 5 mg माइनस mg अपॉन 6 mg, टोटल मास 6 है। तो m से m तो कट गया और यहां पर g नहीं होगा भाई, खाली m रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 4/6 g, यानी 2/3g। अब हमें यहां पे टेंशन चाहिए, तो ये वाला टेंशन हमने T मान लिया, तो ये तो नीचे जा रहा है। तो 3 mg माइनस टेंशन बराबर 3m, और एक्सेलेरेशन निकाल चुके हैं 2/3g। तो ये 3 से 3 कट गया, टेंशन बराबर आ जाएगा 3 mg और ये 2 mg बचा है, माइनस 2 mg, यानी टेंशन यहाँ पर mg के बराबर होगा 1 mg। ये फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दो ब्लॉक्स हैं, स्मूथ हैं और ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन 0 है। तो इधर जो mg लगेगा उसका कंपोनेंट इधर लगेगा 2 mg साइन अल्फा, और इधर लगेगा mg साइन 45। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो ये जो दो अपोजिट फोर्स हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 mg साइन अल्फा इज इक्वल टू mg साइन 45, यानी 1/√2। तो mg से mg कट जाएगा, साइन अल्फा बराबर 1/2√2 आ जाएगा। तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/2√2 आ जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। थैंक यू। 17th में ये 4 kg और 5 kg के मासेस हैं, फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, एक्सेलेरेशन ऑफ 5 kg मास। तो इसका इधर लगेगा 5g, इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा टेंशन। ये 4g और नॉर्मल रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला ब्लॉक है 5g फोर्स, और टोटल मूव करने वाला मास है 5 + 4। तो ये आ जाएगा 5 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो अपॉन 9, तो 50/9 आएगा। तो 5.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये मैं सीधे डायरेक्ट शॉर्टकट से लगा रहा हूं, आप बहुत सिस्टम क्लियर है, ये इधर से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो आप इस डायरेक्शन के फोर्सेस को टोटल मास से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, 5g माइनस टी बराबर 5a, टी बराबर 4a, फिर टी को हटा दो, a की वैल्यू निकाल लो, वैसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन वही है, ये शायद रिपीट है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैंने किया था, ये ऊपर वाला ब्लॉक वाला था। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स
तो यहां पे इम्पल्स कितना होगा, I1 बराबर चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो जाएगा -2 mu, और इसमें इम्पल्स कितना होगा, -2 mu sin 30, तो आ जाएगा -2 mu 1/2, यानी खाली -mu। तो रेशियो निकालोगे तो 2:1 आ जाएगा थर्ड आंसर। सेम फार्मूले से दोनों इम्पल्स निकल आएंगे। फार्मूला आप लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा। 18 का थर्ड आंसर है। 19th वाला देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विल बी। अच्छा, तो देखिए ये 20 kg है और ये 40 है। इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इधर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 0.5 इंटू 40 इंटू जी, तो ये 20 न्यूटन आया। तो 20 न्यूटन अगर ये खींचेगा तो 20 न्यूटन तो इधर ये लग जाएगा, यानी ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। याद रखो कि ये वाला ब्लॉक सिस्टम मूव तभी करेगा जब नीचे वाला ब्लॉक mg, ये जो फोर्स लग रहा है, ये यहाँ के मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी 0, नो एक्सेलरेशन। इक्विलिब्रियम में है, टेंशन निकालना है, ठीक है, तो क्या निकालना है एंगल, टेंशन निकालना है, तो इस टेंशन को T मान लो। तो जब आप T निकालोगे तो T कैसे निकालोगे, हमारे पास सिंपल सी तरीका है, इधर F लग रहा है और ये 3 mg है। बेसिकली यहाँ का जो टेंशन है T1, ये 3 mg है। क्यों, क्योंकि 3 mg नीचे लगेगा और इधर T1 ऊपर लगेगा, तो यहाँ T1 नीचे लगेगा। अब हम बराबर कर देते हैं, हमें टेंशन को F के टर्म में निकालना है, तो ये T cos फाई हो जाएगा और इधर T sin फाई आ जाएगा, तो T sin फाई इज इक्वल टू F, तो T बराबर F अपॉन साइन फाई। तो इससे टेंशन, ये सेकंड वाला आंसर आ रहा है। और तुम T बराबर T cos फाई बराबर 3 mg भी कर सकते हो, उससे भी निकल आएगा, उससे दूसरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक शोन इन फिगर। तो ये बहुत ही सिंपल है, सब आइडियल मान लो। इधर का मास है 7, 4 + 3, उधर का मास है, अब कितना दिया है दिख नहीं रहा है मुझे, शायद ये 2.8 है, मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन टोटल 7 + 2.8 है। तो 7 - 2.8, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो 4.2 अपॉन 9.8 इंटू जी, तो ये 42/98 हुआ। क्या किसी से ये कटेगा, 2 से तो कट ही रहा है, तो 21/49 जी आ रहा है। तो आई थिंक ये 2.8 नहीं है, मैं देखता हूं क्या है ये। मैं पेपर में चेक करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, ओह शिट, ये 2.8 नहीं है, ये बच्चा 28 है। ठीक, तो दोबारा कर देते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। अब ये हैवी है तो ये नीचे जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएगा, तो 28 - 7
अपॉन 28 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 21/35 इंटू जी। ये फार्मूला होता है एटवुड मशीन का, एक तरफ का मास और दूसरी तरफ का मास, ऊपर डिफरेंस रहेगा, नीचे सम रहेगा, इंटू जी एक्सेलेरेशन होता है। 7 से काट दो तो 3/5 जी थर्ड आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा 7 से 3/5। A man of mass 90 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with uniform speed. तो चूंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 है, तो रीडिंग ऑफ द स्केल विल बी 90 kg वेट। अगर एक्सेलरेशन ऊपर होता तो रीडिंग होता 90 g प्लस ए, नीचे होता तो 90 g माइनस ए, लेकिन ये तो स्पीड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है ए 0 है, तो 90 kg वेट न्यूटन में चाहिए तो 90 इंटू 10 आ जाएगा, 900 न्यूटन आंसर हो जाएगा। केजी वेट में दिया है इसलिए 90 है, तो 22 वाले का आंसर हमारे पास फर्स्ट ही है। चलो 23वां आइए। ये फोर्स और टाइम के बीच के ग्राफ का है। इसका एरिया इंपल्स देगा और वही चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो एरिया निकाल लो, ये ट्रिपीजियम है, ये लेंथ है 40, ये लेंथ है 60, पैरेलल साइड्स के सम को 2 से भाग दो, हाइट से मल्टीप्लाई करो, तो 40 और 60 ये 100 हो गया और ये 10 हो गया, तो 1000 न्यूटन सेकेंड। ये 23 वाला क्वेश्चन है। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अच्छा भाई, ये 10 जी नीचे लगेगा और इधर का ये नॉर्मल रिएक्शन 1000 न्यूटन का हो जाएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऊपर की ओर कितना लग सकता है? 0.2 इंटू 1000, तो 200 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम लग सकता है। म्यू बराबर 0.2 दिया हुआ है। तो जो मैक्सिमम फोर्स 200 न्यूटन है और 10 जी कितना होता है? 100 न्यूटन। तो रोकने के लिए, अब ये रोकना चाहता है ना, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। अगर एम जी ज्यादा होता तो ये नीचे स्लिप कर जाता। upper end of a spring is attached to the roof, तो ये स्प्रिंग है, ये रूफ है, ये 2 kg का ब्लॉक है। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 0.2 mm on earth. Find the extension in the spring on the another planet. तो बेटा इधर का वेट जो है 2g नीचे लगेगा और ऊपर kx लगेगा और ये बैलेंस रहेगा, तो अर्थ पे क्या होगा? 2 इंटू जी की वैल्यू 10 बराबर k इंटू 2 mm, और किसी और प्लेनेट पर जहां जी की वैल्यू 4 है तो मास तो बदलेगा नहीं, तो वहां पे जी हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर k इंटू, इसे x मान लो, तो डिवाइड कर दो, ये 20 है, ये 8 है, बराबर ये 2/x है, तो x बराबर हो जाएगा 16/20, यानी 4/5 मिलीमीटर। थर्ड आंसर के साथ हम लोग जाएंगे 4/5। थर्ड आंसर रहेगा 25 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास एक mg है, ये ब्लॉक है ये, और ये m लिखा हुआ है, m 10 kg दिया हुआ है। तो इधर फोर्स लगेगा 10 इंटू जी और साइन 37 यानी 3/5। तो मेरे पास ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 60 न्यूटन का ये mg साइन थीटा फोर्स है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? फ्रिक्शन मैक्सिमम अवेलेबल है मेरे पास म्यू यानी 0.8 इंटू mg cos 30। तो 10 इंटू 10 और cos 37 होता है 4/5। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 8.8 इंटू 80, तो 64 न्यूटन का फ्रिक्शन है। तो इधर फ्रिक्शन अवेलेबल है 64 न्यूटन का अवेलेबल है, और इधर फोर्स है 60 न्यूटन का। तो बेटा फ्रिक्शन तो नीचे जाने नहीं देगा, क्योंकि ये 64 न्यूटन का, 60 न्यूटन का लग जाएगा, ये रुक जाएगा। अब कहते हैं कितना फोर्स लगाएं कि ये मूव कर जाए? तो बेटा कम से कम 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तब ये बैलेंस हो जाएगा। इससे अधिक का लगाओगे तो नीचे मूव कर जाएगा, क्योंकि 64 न्यूटन तक ये फ्रिक्शन इसको रोक सकता है। गुड, चलिए 27। तो ए मैन गेटिंग डाउन a running bus falls forward because due to the inertia of rest, नहीं, ड्यू टू द inertia of motion, रेस्ट में तो था ही नहीं, तो ड्यू टू द inertia of motion, तो ये चल रहा था आगे, फिर ये जब कूदा तो आगे वाला रहा तो आगे गिर जाएगा, ड्यू टू द inertia of motion। सेकेंड आंसर इसका है। Bus suddenly takes a turn, the passenger thrown outward because of inertia of direction। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। Constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially। तो इनिशियल स्पीड देखिए 15 थी, और रिटार्डिंग फोर्स यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया फोर्स अपॉन मास, तो ये 2.5 का किया। तो कितनी देर में ये रुक जाएगा? 0 बराबर u माइनस 2.5 इंटू टी, तो t बराबर 150 अपॉन 2.5, डेसिमल हटाया, 6 सेकंड में ये बॉडी रुक जाएगी। सेकंड आंसर। ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड with a constant velocity v meter per second at the rate of m kg per second, the force required for this is। तो अगर वो v मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है तो हमारे पास m kg को फेंका है और उसकी वेलोसिटी v आ गई है। तो ये फोर्स है mv। तो सेकंड आंसर ये आपको दिख रहा है, ये रेट ही दिया हुआ है। पहले ब्लड हार्ट में था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, हार्ट ने पंप किया v वेलोसिटी से, कितना किया? पर सेकंड m kg किया, तो कितना मोमेंटम? पहले 0 बाद में mv, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। चलिए नेक्स्ट पे आइए।
Average force necessary to stop a bullet of mass 20 gram moving with a speed of 250 meter per second as it penetrates into the wood for a distance of 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर में इसकी स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड से 0 हो गई। तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? u स्क्वायर v स्क्वायर तो 0 है, u स्क्वायर -2 a इंटू एस यानी 12 सेंटीमीटर, तो 12/100। तो मेरे पास ये आ गया 24a/100 इज इक्वल टू 250 का स्क्वायर। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन फोर्स आ जाएगा। तो मास कितना है? 20 ग्राम है, तो 20/1000 इंटू एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेंगे 250 गुणे 250 इंटू 100/24। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो और ये काट दीजिए, ये कट गया, ये नीचे 12 आ गया। तो 250 गुणे 250/12, 250 गुणे 250/12। अब 10⁻³ सब में है, तो इसको लिख दो 25 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ / 12। हम देखो भाग नहीं देंगे, ये 12 दूनी 24, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 31 का कैलकुलेट हो जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, और काफी क्लोज आंसर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस? तो करेक्ट ऑर्डर होता है, सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वीक फोर्सेस भी इसी के बाद आते हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आते हैं। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट, और ये बस रटना ही है। ये ओल्ड एनसीईआरटी के पहले वाले चैप्टर में दिया हुआ था, नई एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। A rope of length L is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope at a distance x? तो ये मेरे पास एक रोप है, इसकी लंबाई L है, मास m मान लेते हैं, और ये F फोर्स से खींची जा रही है, और मुझे टेंशन निकालना है कहाँ? At the distance x from the end where the force is applied। तो यहां से मुझे टेंशन निकालना है, तो यहां से इसको स्प्लिट कर दीजिए, ये 2 पोर्शन हो गए, इधर F लग गया, इधर वाला टेंशन निकाल लिया, और इसका मास निकाल लीजिए भाई। ये डिस्टेंस x है, तो x m/l इसका मास हो गया, और ये मान लीजिए a एक्सेलेरेशन से चल रही है, तो F - t बराबर m/l इंटू x इंटू a। और अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इस पे तो खाली t लग रहा है, एक्सेलेरेशन इसका भी a है, मास इसका क्या होगा? L - x लंबाई है, m/l, ये इसका मास हो गया, इंटू a। अब a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, टेंशन आ जाएगा। एक और भी सिंपल तरीका है, पूरे को सिस्टम मान लीजिए, a निकाल दीजिए,
तो एफ बाई एम बराबर ए। तो यहां से रख दो एल माइनस एक्स और अपॉन एल इंटू एफ। तो हमारे पास आंसर आ गया एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल। देखो मैं इसको तुम्हें दो तरीके से बता रहा हूं। एक तो पूरे को सिस्टम मान लो, ए निकाल लो, फिर इसको मान के निकाल लो, या चाहो तो फंडामेंटली दो पार्ट में भी डिवाइड करके निकाल सकते हो। 33 हो गया, चलिए 34 आते हैं। एक पिंड चित्रानुसार नीचे की दिशा में, इसका एक्सेलेरेशन 2 है और ये टेंशन निकालना है, तो निकाल लीजिए। ये 12 kg का मास है, तो 12g और साइन 37 यानी 3/5 माइनस टी बराबर 12 इंटू 2। तो ये 2 हो गया, 3 दूनी 6, 12 छंग 72 माइनस टी बराबर 24। तो टी बराबर 72 माइनस 24, तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 48 न्यूटन फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 35 वाला करते। A light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 and m2 if the acceleration of the system is g by 8। तो ये ऐसे है, इधर m1 है, इधर m2 है और एक्सेलेरेशन g by 8 है। तो a बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये है g by 8 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। जी से जी कट गया। अब आप इसमें m1 और m2 का रेशियो निकाल सकते हो। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8m1 माइनस 9m2, तो 8m2, तो 9m2 बराबर 7m1। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू मेरे पास 9:7 है। तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में शिप का मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है और 3 मीटर के बाद वेलोसिटी पूछी है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह लिख देंगे f बाई एम और इंटू एस। तो v बराबर अंडर रूट 2, फोर्स हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4, मास हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 7 और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 3। तो 3 से 3 कट गया, तो 5 दूनी 10, 10 टू द पावर 5 माइनस 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 2, तो अंडर रूट में है, तो 0.1, 10 टू द पावर माइनस 1, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। 37 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये 60 का एंगल है, ये 30 का एंगल है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड। व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो पहले तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g, साइन 60। साइन 60 होता है √3/2 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल 60 है, 60 नहीं है 30 है। राइट, ये एंगल 30 है।
तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा g√3/2 इंटू साइन cos 30 यानी √3/2। तो ये आ जाएगा 3g/4 डाउनवर्ड। ये इसका वर्टिकल एक्सेलेरेशन आ गया। अब इसका वर्टिकल एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा g sin 30 यानी g/1/2। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये एंगल 60 होगा, तो g/1/2 और ये cos 60 करेंगे तो 1/2, तो इसका हो जाएगा g/4। अब इसका एक्सेलेरेशन इसके रिलेटिव, तो 3g/4 में से हम g/4 माइनस कर देंगे तो ये 2g/4 आ जाएगा, और g/2 g को 9.8 ले लें तो 2 से डिवाइड कर दें तो 4.9 आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आ गया इसका 37 इज फर्स्ट। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक, द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राम। तो मोमेंटम क्या होगा, एक जैसे यहां पर हमारे पास ये h दिया हुआ है और हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो जब h बराबर 0 है तो मोमेंटम पॉजिटिव है। ये है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी यानी आप h की इधर लाइन ऐसे जाएंगे तो मोमेंटम कम होता जाएगा, h हाइट पर 0 हो जाएगा, और इसके बाद जब वो लौटेगा तो वेलोसिटी नीचे हो जाएगी तो मोमेंटम निगेटिव हो जाएगी, बढ़ता जाएगा। ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो वेलोसिटी हाइट के साथ बदलती है वो लीनियरली नहीं बदलती है। h हाइट पर वेलोसिटी होती है u² माइनस 2gh, तो ग्राफ पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्शन सही देख लिया। अब फिर एक 20 ग्राम की बुलेट है, इनिशियल स्पीड 1 है, स्टार्ट्स पेनेट्रेटिंग, ये वॉल है, इसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, यहां से बुलेट आई, इसकी स्पीड 1 है, मास 20 ग्राम है, वॉल फोर्स इतना लगा रही है, स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड, तो यहां वाली स्पीड v मान लीजिए, तो लगा दीजिए v² बराबर u² माइनस 2 एक्सेलरेशन, तो f 2.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन मास 20 इंटू 10⁻⁻³ kg में बदला है, और s की वैल्यू मैंने 12 ले ली। अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, कितनी वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लीजिए। ये 5 हो गया, करते हैं हम, v² बराबर 2 इंटू 2.5, 5 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, तो 60 इंटू 10⁻⁻² और नीचे 20 इंटू 10⁻⁻3, तो ये 3 आ गया, तो 1² माइनस 3 इंटू ये फोर्स -2 है, 20 इंटू 10⁻⁻3 है। अच्छा, वॉल ऑफ थिकनेस 20 है, ठीक।
तो ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, तो 20 से 20 कट गया। मैंने वॉल की थिकनेस 12 मान ली थी, और ये भी सेंटीमीटर में है, तो 20 इंटू 10⁻⁻², तो ये 20 से 20 कट गया, तो ये बचा 1 माइनस ये 5 हो गया इंटू 10⁻⁻4, ये 5 हो गया 10⁻⁻4, ये 20 चला गया है 10⁻⁻3, तो 1 माइनस 0.5 आया, v स्क्वायर बराबर तो ये 0.5 आ गया, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो v बराबर 1/√2 आ गया, और 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, √2 बाई इसको कर लो, तो 1.414/2, तो 0.7 के आसपास आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, ये पार्टिकल चल रहा है, ये फोर्स का डायग्राम है, और ये टाइम का है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, तो यहां का चेंज इन मोमेंटम ये ग्राफ देता है, तो मान लिया फाइनल वेलोसिटी v है, तो mv माइनस 0 बराबर एरिया ऑफ दिस ग्राफ कर देंगे। अब इस ग्राफ का एरिया निकालना आपको आना चाहिए, पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10, तो इसका एरिया 10 हो गया, प्लस इसका एरिया कितना होगा, ये क्या लिखा है, 2 के बाद ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज रिटन, 40 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 40। ये 4 लिखा है, तो 10 इंटू 2 20 ये हो गया, ये ट्रेपीजियम है, तो 10 प्लस 20/2 यानी 15 गुणे 2, यानी ये 30 हो गया, और ये हाफ बेस इंटू हाइट, तो 10 गुणे 4 यानी 40, मास 2 kg है, तो 2v बराबर, अब जोड़ लीजिए, 40 10 50 50, ये 100 आ गया, और v बराबर 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल थी। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली, तो ये गलत हो गया है, क्योंकि इनर्शिया मोशन से रिलेटेड है, अगर वो चल रही है तो भी चलती रहेगी, और बॉडीज डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तो सेकंड वाला सही है, तो 41 का आंसर 4 होगा, पहला गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला है एक, ये आप जानते होंगे, ये थीटा एंगल है, यहाँ म्यू है, स्मूथ और रफ में फॉर्मूला होता है म्यू के बराबर tan थीटा 1 माइनस 1/n², तो थीटा यहाँ 45 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, बहुत जाना पहचाना है। Coefficient of friction between a body and the surface of inclined plane at 45 degrees 0.5. The acceleration of the body downward in meter per second. तो यहां से ये एंगल 45 है, और नीचे की ओर एक्सेलेरेशन हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, तो g का मतलब 9.8 ले लो,
और साइन 45 1/√2 हो गया। म्यू की वैल्यू 0.5 यानी 1/2 हो गया। जी 9.8 ले लो और cos 45 फिर 1/√2 ले लो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना आएगा? 9.8 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4.9 √2 हो गया। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 बना रहा, ये 2 हो गया तो 4.9 माइनस ये 4.9 है ही है, और √2 से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √2/2 आ गया। तो 4.9 बाहर ले लो और ये आ जाएगा √2 माइनस √2/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर 43 का फर्स्ट वाला आ जाएगा। टू एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, देखो बता रहे हैं तुम्हें, 4.9 एलसीएम 2 ले लिया तो 2√2 माइनस √2, तो ये √2 बचा, फिर √2 से ये कट गया तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया 43। A coin of mass 10 gram is placed, ये 50 सेंटीमीटर लंबाई की किताब है और इस पर एक सिक्का रखा हुआ है। और अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर उठा दें तो ये फिसलने लगता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, तो म्यू बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना हो जाएगा? 10/√50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये 10 आ गया, तो √25 माइनस 1, तो ये कट गया, तो ये 1/√24 आ रहा है, और 1/√24 कितना होता है आप जानते ही हैं, लगभग ये 1/5 या 0.2 के आसपास आएगा 44 का 0.2। आपके सोल्यूशन में जो tan थीटा बराबर 10/50 लिख दिया है वो गलत है, क्योंकि ये 10 है तो किताब की लंबाई तो ये है ना, तो 50 ये होगी, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये बात दूसरी है कि हम इसको लगभग 50 मान सकते हैं, उससे आंसर 0.2 आएगा। चलिए नेक्स्ट में आइए। अपर हाफ ये स्मूथ है और जो लोअर हाफ है ये रफ है, 0 से चली 0 पर आई, कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। तो बड़े आराम से कर सकते हैं, एक चैप्टर रुक जाते तो और जल्दी हो जाता। हमारे पास इसको हम ऐसे करेंगे कि यहां से यहां तक के लिए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर, और ये लंबाई हमने L मान ली टोटल, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी दैट इज mg और L साइन थीटा। ये ग्रेविटी टोटल काम कर रही है शुरू से अंत तक, और माइनस हमारे पास
यहां से यहां तक आने में फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा आप जानते ही हैं। बॉडी का मास अगर m है तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई खाली l/2 करेंगे क्योंकि ये आधी डिस्टेंस तक है। तो इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो mgl तो कट गया, तो मेरे पास आ गया साइन थीटा 2 साइन थीटा बराबर म्यू कॉस थीटा। तो म्यू बराबर 2 tan थीटा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने फोर्स से भी, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है असल में। उसमें करने का तरीका ये रहेगा कि पहले यहाँ स्पीड निकालो फिर उसको जीरो करो। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम बस एक चैप्टर के बाद है, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा ये थे आपके सॉल्यूशन एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग माय लेक्चर्स। ऑल द बेस्ट बेटा अगले टेस्ट के लिए।